जो भी आपने कंडीशंस की थी किसके लिए की थी हमने? रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हमने आपकी कंडीशंस रीड की थी। अब इसके बाद में जो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली होगी, वो भी बिल्कुल सेम आती है, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। अगर किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट कर रही हो लाइट पैरेलल बीम पे, तो आपने जो भी उसका पाथ डिफरेंस निकाला था, वो पाथ डिफरेंस आपका बेसिकली क्या आ रहा था? दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम आएगा, सिमिलर, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। आर वहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो उसी कंडीशंस के बेसिस पर ही आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। आपके कलर्स कैसे बनते हैं थिन फिल्म्स के केस में, और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड सोर्स की हमें जरूरत क्यों होती है। दो तरह के सोर्सेस हो सकते हैं आपकी, तो नैरो सोर्स हो सकता है, पॉइंट सोर्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका एक्सटेंडेड सोर्स हो सकता है। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब है जैसे आपके घरों में ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब लाइट की तरह का सोर्स। एक तो बल्ब है और एक हो गया ट्यूब लाइट। तो बल्ब देखिए आप एक जगह पे है आपका सर्कुलर, उससे जो भी आपकी रेज निकलती हैं उसको हम स्फेरिकल वेवफ्रंट की फॉर्म में फिर रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा किसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको? ट्यूब लाइट का एग्जांपल बता रही हूँ। तो वो ट्यूब लाइट आपका किस तरीके का सोर्स हो जाएगा? रेक्टेंगुलर सोर्स हो जाएगा, और वो ब्रॉड है आपका, तो उसको हम ब्रॉड सोर्स बोलते हैं या एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं। तो हम एक्सटेंडेड सोर्सेज नॉर्मली प्रेफर करते हैं यूज करना। तो हम क्यों उन्हें प्रेफर करते हैं? और इसके बाद में हम एक और टॉपिक करेंगे कि कितनी तरह की फ्रिंजेस एग्जिस्ट कर सकती हैं यहाँ पे, जो हम सिचुएशंस यहाँ पे हमने रीड करनी है, डिपेंडिंग अपॉन पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के अंदर जो जो चीजें वेरी कर सकती हैं, उनके वेरिएशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए हम कितनी तरह के फ्रिंजेस पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये क्या है आपका? इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म्स। ठीक है, तो ये आपका एक एप्रेटस होता है, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, जिसकी हेल्प से हम नॉर्मली पैरेलल फिल्म के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो उसकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हमने डिटेल में नहीं रीड करना, हमने सिर्फ उसका जो रिजल्ट है, जो उसका कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्टेड लाइट की या ट्रांसमिटेड लाइट की, वो किस तरह से आपकी आप देखते हो या क्या आप ऑब्जर्व करते हो। तो जैसे हमने पिछली क्लास में रीड किया था कि कोई भी पैरेलल फिल्म है, उस फिल्म के ऊपर लाइट आपकी इंसिडेंट कर रही है, पार्शियली क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाती है, इंटरफेस को क्रॉस करके आगे चली जाती है। तो ये जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली ट्रांसमिटेड हमने कहा, कितने परसेंट लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है और कितने परसेंट लाइट ट्रांसमिट होती है, इसके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फैब्री पैरेट ने की थी। उसके ऊपर बेस्ड अगर आर आपका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है फिल्म का, और आई नॉट क्या है आपकी? इंसिडेंट इंटेंसिटी है लाइट की, तो उस इंसिडेंट इंटेंसिटी का 0.8521 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये आपका क्या दिखा रहा है आपको? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट दिखा रहा है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि 85% लाइट हमारी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, और 14% लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो ओनली 14.79 है ये, तो अप्रोक्सीमेटली 15 हम कह सकते हैं। तो 15% लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर जाती है इंटरफेस से, और 85% लाइट हमारी कहाँ जाती है? ट्रांसमिट होकर जाती है इंटरफेस को क्रॉस करके। तो ज्यादातर लाइट हमारी कहाँ चली जाती है? ट्रांसमिटेड लाइट में ज्यादातर लाइट हमारी चली जाती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड अगर आई नॉट की वैल्यू, इंसिडेंट इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, लेट अस सपोज 1 हम उसको कह रहे हैं, तो 1 का 15% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 85% हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे हमने ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमने ये आपका ग्राफ बनाया है। तो जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, जो आपने केस डिस्कस किया था, रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में जो आपको इंटरफेरेंस फिनोमिना दिखाई देता है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स हमें वहां पे ऑब्जर्व हो रहे थे। तो जो इंटेंसिटी होगी
मैक्सिमा की वो क्या हो सकती है आपकी 15% ही हो सकती है। ये हम किसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, इंसिडेंट इंटेंसिटी के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओनली 15%, तो ये जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ हमने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हमने बनाया है। तो जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 15% हो सकती है इंसिडेंट इंटेंसिटी की, और मिनिमा की इंटेंसिटी क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है। किसके केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसमिटेड सिस्टम के केस में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब हमने कहा कि 15% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाकी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। नाउ ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने की बजाय बहुत कम लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइट कहाँ चली जाए, ट्रांसमिट होकर चली जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन। तो ज्यादातर लाइट हमारी कहाँ चली जाती है, ट्रांसमिट होकर चली जाती है। तो उस केस में जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमा की वो 100% तक पॉसिबल है। और जो मिनिमम की इंटेंसिटी होगी, हमने कहा कि 85% लाइट तो जाती ही जाती है ट्रांसमिट होके, तो वो 85% लाइट तो आपको ऑब्जर्व होती ही होती है। तो मिनिमा की इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, 85% हो सकती है, और मैक्सिमा की इंटेंसिटी 100% हो सकती है, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है इसमें ये आप यही देख रहे हो कि मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं है, ट्रांसमीटर के केस में क्या है आपकी 85% है, और मैक्सिमा आपका 100% हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि भाई हम किसके केस में डार्क और ब्राइट बैंड्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में हम क्या कहते हैं कि भाई जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और जो आपकी डार्क फ्रिंज बनती है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आप इस तरह की सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका 100% हमें मैक्सिमा की इंटेंसिटी में दिखाई दे रहा है और उसका 0% हमें मिनिमा की इंटेंसिटी में दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से हम किसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो भी आपका अच्छा पैटर्न बनेगा वो अच्छा पैटर्न किस केस में बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हम एक अच्छा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस जो है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में हमारी बेटर होगी, किसके कंपैरिजन में, ट्रांसमिटेड लाइट के कंपैरिजन में। मोर शार्प डार्क और ब्राइट बैंड्स फॉर्म होते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में। ट्रांसमिटेड लाइट के केस में मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर 100% है और मिनिमा की 85% है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें रिफ्लेक्टेड लाइट में अच्छा दिखाई देता है, और नॉर्मल केसेस में हम रिफ्लेक्टेड जो सिस्टम है उसी को ही प्रेफर करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न इन केस ऑफ थिन फिल्म्स देखने के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने सिर्फ यही चीज डिसाइड की कि हम रिफ्लेक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना देखने के लिए। तो हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम को प्रेफर करते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये क्या है आपका, प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने क्या ली थी, कोई लाइट ली थी, इंसिडेंट लाइट, जिसकी की वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा थी, और वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट से जब हम थिन फिल्म को इल्यूमिनेट करते हैं उस केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आप जो भी कंडीशंस ऑब्जर्व कर रहे थे, तो फिल्म विल अपीयर ब्राइट अगर पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, 2 mu t cos of r is equal to n plus half into lambda, या फिर 2n plus 1 lambda by 2, इसको इस तरह पे लिखते हैं। और फिल्म हमारी डार्क कब अपीयर होती है, अगर पाथ डिफरेंस 2 mu t cos of r किसके बराबर हो, n into lambda के बराबर हो, ठीक है। इसके केस में हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, किसके केस में, मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स को अगर हम व्हाइट लाइट के सोर्स से रिप्लेस कर दें, तो व्हाइट लाइट के केस में क्या होता है आपका, हमें
पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो एक वेवलेंथ नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ होती है। उसके अंदर 7 कलर्स की वेवलेंथ कंबाइन करके हमारी व्हाइट लाइट बनती है। तो जब भी व्हाइट लाइट आपकी थिन फिल्म्स के ऊपर इंसिडेंट करती है, ऑयल फिल्म हो या फिर सॉफ्ट फिल्म हो, जिसके आपके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए भी थे लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें। यहाँ पे भी देखिए आपका एक डायग्राम हमने बनाया है ऑयल फिल्म के केस में। अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है फिल्म के ऊपर तो इस तरह से कलर्स हमें वहां पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मैनर में नहीं दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि ये इसी कोई भी जनरल एग्जांपल है कि कोई भी थिकनेस की आपकी फिल्म थी और उसके केस में आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था। एक्सपेरिमेंट करते हुए हम देखते हैं वहां पे हमें या तो आपके अल्टरनेट डार्क या ब्राइट बैंड्स, जैसे ये हमारी फिल्म है, यहाँ पे इस फिल्म में इस तरह से आपको यहाँ पे कलर्स दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजेंटल के अलोंग मुझे अल्टरनेट कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। या फिर अगर पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट करती है तो मुझे सर्कुलर फ्रिंजेस वहां पे दिखाई देती हैं। तो सर्कुलर फ्रिंजेस एक पर्टिकुलर मैनर में या पैटर्न होता है उनका। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जनरल एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें से एक लाइट कहाँ से आती है आपकी रिफ्लेक्ट होके, टॉप इंटरफेस से, अपर इंटरफेस से, और दूसरी लाइट हमारी कहाँ से आती है, बॉटम इंटरफेस से आती है। तो ये 2 और 5 जो आपकी रेडिएशन है, 2 कहाँ से आ रही है, अपर से, और 5 हमारी आ रही है लोअर से। तो 2 और 5 ये जब आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो इनकी वजह से इंटरफेरेंस फिनोमिना दिखाई देता है। और जो आपकी वेवलेंथ 7 वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है। अब जो वेवलेंथ आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जो आपने यहाँ लिखी है ऊपर 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे, म्यू की वैल्यू पुट करोगे, किस एंगल के ऊपर इंसिडेंट कर रही है उसके विद रिस्पेक्ट टू आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो जो भी वेवलेंथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी उसका कलर आपको दिखाई देगा जब आप फिल्म को देख रहे होगे। ठीक है, तो इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, ब्रिलियंट कलर्स हमें वहां पे दिखाई देते हैं। तो जो पाथ डिफरेंस है वो बेसिकली किस किस चीज पर डिपेंड करता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, फिल्म की थिकनेस पे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो भी वेरिएबल हो सकते थे वो सभी हमने यहाँ पे लिख लिए। अब आप 2 तरह से देख सकते हो फिल्म में। किन 2 तरह से, एक तो आप इस तरह से व्यू करें कि आपकी जो आई का एंगल है वो आई का एंगल क्या हो, एक कांस्टेंट एंगल के ऊपर आप व्यू कर रहे हो। कोई भी फिल्म का पार्ट है, उस फिल्म के पार्ट को आप एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ही व्यू कर रहे हो। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट कांस्टेंट है तो आर जो है आपका वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो थिकनेस और आर ये दोनों क्या हो जाएंगे इस सिचुएशन में, कांस्टेंट हो जाएंगे। और हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। एज म्यू और लैम्डा का रिलेशन भी हमें पता है कि म्यू और लैम्डा भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर पाथ डिफरेंस म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो फर्दर किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस। और व्हाइट लाइट क्या है हमारी, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो जो भी डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ है उसमें से जो वेवलेंथ्स हमारी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी या फिर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर मैक्सिमा की कंडीशन को आप किसी भी तरह से कह सकते हैं इसको, वही कलर्स हमें ऑब्जर्व होंगे। So those colors or wavelengths which satisfy the condition of minima will be missing. They will and film will appear colored. तो जो आपके मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिनकी की इंटेंसिटी 0 हो जानी चाहिए थी, तो वो आपके वहां पे आपको नहीं दिखाई देंगे। ओनली जो मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वही कलर्स आपको ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम फिल्म को डिफरेंट आई पोजीशंस पे देखें, हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर व्यू करना चाहते हैं। उस केस में आई आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और होगा। अगर आप आई की पोजीशन चेंज कर दोगे तो आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आई की वैल्यू चेंज होगी तो आर भी चेंज हो जाएगा। तो आई एंड आर विल चेंज
आई और आर चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ ही आपका पाथ डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है कि वहां पे म्यू पर ही डिपेंड कर रहा था और यहाँ पे आई और आर पर भी डिपेंड कर रहा है। पैरेलल फिल्म्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम थिकनेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे हम आपकी टी के वेरिएशन के साथ भी फ्रिंजेस देखेंगे, वेज शेप्ड फिल्म जो हमारा एग्जांपल है उसमें। अभी फिलहाल के इस केस में पैरेलल फिल्म्स के केस में टी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो म्यू, लैम्डा और आर इन तीनों की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, तो हम एक डायरेक्शन में देखेंगे इस सेकेंड सिचुएशन में तो हमें कुछ कलर्स दिखाई देंगे। अगर हम अपना एंगल चेंज कर लेंगे आई का तो हमें फिर कोई डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी वेवलेंथ उस समय मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी वही हमें ऑब्जर्व होंगी। तो हमें कलर्स कब दिखाई देते हैं आपके फिल्म्स के केस में? जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है आपकी फिल्म पर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अब इसको हमने इन दोनों डायग्राम्स की हेल्प से समझना है। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमारा सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स है। ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट सोर्स और दूसरा जो मैंने बताया था आपको कैसा सोर्स? एक्सटेंडेड सोर्स। तो ये हमारा एक्सटेंडेड सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स है। क्या होता है जब हम पॉइंट सोर्स यूज करते हैं और एक्सटेंडेड सोर्स के केस में ऐसी क्या चीज होती है जो बदल जाती है कि हम उसको प्रेफर करते हैं? तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम से समझते हैं। ये कोई दो रेडिएशंस हैं, इंसिडेंट रेडिएशन 1 और 2 रेज। 1 आपकी ए पर इंसिडेंट कर रही है फिल्म पे और 2 कहाँ पे इंसिडेंट कर रही है? बी पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, अपर इंटरफेस से 1 का एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके चला गया 3 के अलोंग और लोअर इंटरफेस से ये 4 है आपकी जो ट्रांसमिट होकर आती है। तो 3 और 4 से क्या फॉर्म होगा? इंटरफेरेंस फिनोमिना फॉर्म होगा। और यहाँ पे अगर हम आई रखेंगे तो ए के अराउंड जो भी पैटर्न फॉर्म होगा इंटरफेरेंस पैटर्न वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो दूसरी रेडिएशन थी बी पर जिसने इंसिडेंट किया था इससे भी हमें 5 और 6 मिल रही है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अगर आई की पोजीशन यहाँ होगी तो हम ए के आसपास फिल्म में जो भी बनेगा आपका पैटर्न वो देख पाएंगे, बी के आसपास जो बन रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और या अगर हम देखना चाहते हैं कि बी के 5 और 6 की वजह से क्या चीज फॉर्म हुई है, कैसा पैटर्न बना है, तो हमें आई की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे फिल्म का स्मॉल पोर्शन ही हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जहां आई की पोजीशन होगी सिर्फ वही वाला पोर्शन हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है ये रेड डॉट हम मान लीजिए कि इतना पर्टिकुलर पोर्शन ही हम फिल्म का ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस केस में? अगर आपका सोर्स कैसा हो? पॉइंट सोर्स हो। बाकी का जो पोर्शन है फिल्म का वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें आई की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम बी के अराउंड का पैटर्न ऑब्जर्व कर पाएंगे, फिर हम ए को नहीं देख पाएंगे। तो इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स जो हमारी फिल्म होती है वो पूरी की पूरी फिल्म हम एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है फिल्म का वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। इस चीज को हम इस तरह से भी कहते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। फील्ड ऑफ व्यू माइक्रोस्कोप में से आप जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो वहां पे आपको जो भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे पैटर्न हमारा दिखाई देगा अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड, तो वो जो चीज दिख रही होती है उसी को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत स्मॉल होता है किसके केस में? नैरो सोर्सेस के केस में। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि व्हेन पॉइंट सोर्स इज यूज्ड देन द कोहेरेंट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिल्म एट डिफरेंट एंगल। डिफरेंट पार्ट्स पे जो भी रेडिएशंस आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी एंड देयरफॉर ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फिल्म कैन बी सीन थ्रू आई एंड एज अ रिजल्ट द होल इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी सीन। पूरा का पूरा पैटर्न हम एक साथ नहीं देख पाते। ठीक है, इस चीज को हम किसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स यूज करके हम कुछ हद तक इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके केस में भी पूरा तो नहीं दिखाई देता लेकिन हम काफी हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू को एक्सटेंडेड सोर्स यूज करके। तो ये जो हमारा रे डायग्राम है इससे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है, ये इसका S1 एक पार्ट है सोर्स का, S2 इसका कोई फर्दर एंड वाला पॉइंट है। S2 S1 से रेडिएशन
ए पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है, S2 से बी पर इंसिडेंट कर रही है, 3 और 4 हमारी गई रिफ्लेक्ट होके, इसी तरह से बी पे जो इंसिडेंट हुई थी वो 5 और 6 हमारी गई रिफ्लेक्ट होके। अब ये सारी कहाँ जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आई की पोजीशन अगर यहाँ है तो हम ए से लेके बी, यहाँ इस पूरे पोर्शन में जो भी आपका पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा 3, 4 और 5, 6 की वजह से एज ए होल हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम सिर्फ ए के अराउंड या फिर बी के अराउंड यही ऑब्जर्व कर पा रहे थे, अब हम ए बी इस पूरे फिल्म में जो भी बन रहा होगा पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारा का सारा एक साथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फील्ड ऑफ व्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटेंडेड सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक, व्हेन अ ब्रॉड सोर्स इज यूज्ड, rays of light are incident at different angles, जो भी different angles पे incident होती हैं, and they reflected parallel beam reach to the eye and whole beam and completely we can visible complete pattern। एंड यही क्या है इसकी एडवांटेज है कि a large portion of film is accommodated by eye and the field of view is large, thus extended sources of light is necessary for the observation of general colors of light। तो extended source हम प्रेफर करते हैं ना कि point sources। के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स के केस में कितनी तरह की फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। As we know, when a thin film of uniform thickness, कोई भी यूनिफॉर्म थिकनेस की अगर फिल्म है उसको हम कोई ब्रॉड या फिर एक्सटेंडेड सोर्स से इंसिडेंट करते हैं उसके ऊपर, तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, ये हम पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट सोर्स के केस में हमें नंबर ऑफ सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती है, कॉन्सेंट्रिक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें वहां पे दिखाई देती हैं। तो वो कॉन्सेंट्रिक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस किस तरह बनती हैं, आपकी पाथ डिफरेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जो भी इंटरफियरिंग वेव्स होंगी या रेज होंगी उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है उसी से हम देखते हैं कि डार्क फ्रिंज बन रही है या फिर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, या हम फेज डिफरेंस की फॉर्म में कहें तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। अब यहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस है, इस फेज डिफरेंस में लैम्डा आ रहा है आपका 2 पाई और 2 है, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो इनको हम नहीं डिस्कस करेंगे। लैम्डा, म्यू, टी और आर, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फेज डिफरेंस डिपेंड करता है। तो फेज डिफरेंस में बी वेरिड बाय 3 पार्शियल वेरिएशंस, इन 3 और 4 पार्शियल वेरिएशन। अगर हम यूनिफॉर्म थिकनेस की बात करते हैं तो हम टी को नहीं डिस्कस करते, और अगर हम यूनिफॉर्म थिकनेस की बात नहीं करते तो म्यू और टी इन दो इसको हम कंबाइनली डिस्कस करते हैं कि भाई थिकनेस अकेले हम बात नहीं करते थिकनेस की, किसकी बात करते हैं, म्यू और टी। जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट अगर आपका वेरी कर रहा हो तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर हो सकता है, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में वेरिएशन, या फिर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा में वेवलेंथ के अंदर क्या हो रहा हो, वेरिएशन हो रहा हो। तो इसी तरह से इन वेरिएशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए 3 तरह की फ्रिंजेस हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं। आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आ जाएंगे, इन्हीं तीनों कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो इसमें से एक तो हम कर चुके हैं, आपका जो आपका फर्स्ट टाइप है ये हमने पढ़ लिया है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। जो पैरेलल फिल्म के केस में आपको जो ऑब्जर्व हो रहा था, जो भी फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी वो किसका एग्जांपल है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे वो आपके किसके आएंगे, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के आएंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारी टाइप है वो क्या है, हेडिंजर फ्रिंजेस। हेडिंजर्स फ्रिंजेस, हेडिंजर आपके साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो उसी के नाम पर इनको क्या कहते हैं, आपका हेडिंजर फ्रिंजेस कहते हैं, या फिर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस भी कहा, इक्वल इंक्लिनेशन भी कहा जाता है हेडिंजर फ्रिंजेस को। If a monochromatic beam of light is incident on a uniform
थिकनेस थिन फिल्म, यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब आप समझ गए हैं पैरेलल फिल्म। तो पैरेलल फिल्म के केस में अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे हमने लैम्डा को कांस्टेंट कर दिया है और टी को कांस्टेंट कर दिया है, तो इसके अलावा क्या बचा वहां पे, अगर हमने लैम्डा को कांस्टेंट कर दिया इट मींस म्यू इज आल्सो कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट एंड टी इज कांस्टेंट। जो भी फ्रिंजेस बनेंगी हमारी, वो फ्रिंजेस का जो पाथ डिफरेंस आएगा, वो पाथ डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस चेंजेस ओनली ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होता है तो हमारी आर भी वहां पे चेंज हो जाता है, तो आर की वैल्यू पर बेसिकली वो डिपेंड करती है। ठीक है, वेरिएशन इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिस फैक्टर में वेरिएशन हो रहा होगा उसी फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू आपकी फ्रिंज का नाम है। यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या है आपका, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ये आपको मैं सिर्फ याद रखने के लिए ये चीज बता रही हूँ कि आर वेरी कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। बाकी इनको हम क्यों कहते हैं इक्वल इंक्लिनेशन, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दोगे तो जो आपको फील्ड ऑफ व्यू में पैटर्न दिख रहा होता है वो पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, थिकनेस उनकी चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो दिखाई दे रही थी वो बदल जाएंगी। तो एक एंगल के लिए हमें एक पैटर्न दिखाई देता है, उसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो भी फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन है, ये आपकी जो न्यूटन्स रिंग के केस में हमें जो फ्रिंजेस दिखाई देती हैं उससे ये डिफरेंट होता है। ठीक, इक्वल इंक्लिनेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ आर ड्यू टू ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दैट इज चेंज इन आर। आई चेंज होता है तो आर भी चेंज हो जाता है। ठीक, सेकंड जो हमारी क्लास है वो क्या होती है, फिजाउ फ्रिंजेस होती हैं। फिजाउ फ्रिंजेस वही सेम उसी तरह से, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के बेसिस के ऊपर इसका नाम दिया गया है, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस भी कहते हैं। ठीक, इफ अ फिल्म हुज थिकनेस इज वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी फिल्म की थिकनेस चेंज हो रही हो, जैसे वेज शेप्ड फिल्म, हम इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका करेंगे, उसमें जो एक वेज की तरह से होता है, नीचे वाला जो इंटरफेस होता है वो स्ट्रेट होता है और ऊपर वाला इंक्लिनेशन के ऊपर होता है, किसी एंगल पे होता है, तो वो क्या किसका एग्जांपल हो जाएगा, वेरिएशन इन थिकनेस का एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू वेरी कर रही है, वहां आर वेरी कर रहा था तो हम उसको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन कह रहे थे, यहाँ पे टी वेरी कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कहेंगे। ठीक है, आर इज कैप्ट कांस्टेंट, इसमें जो आपका सेकंड कैटेगरी है इसमें हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और एक पर्टिकुलर थिकनेस के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम पैटर्न देखते हैं तो हमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर हम थिकनेस बदल देंगे तो आपका जो पैटर्न दिख रहा होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। फ्रिंजेस जो भी होती हैं वो हमारी फ्रिंज जो आपकी फिल्म होती है उस फिल्म के अंदर ही हमें दिखाई देती हैं, दिस फ्रिंजेस आर लोकलाइज्ड इन द फिल्म इटसेल्फ, और इसके कुछ एग्जांपल्स वेज शेप्ड फिल्म या फिर न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के एग्जांपल हैं। ये दोनों ही हम करने वाले हैं आपकी आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या होती है आपकी, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। क्रोमेटिक जो वर्ड है ये हमारा किससे रिलेटेड है, वेवलेंथ से रिलेटेड है, एज वी नो, जहां हम क्रोमेटिक कह देते हैं इसका मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स हमारी वहां पे इंक्लूडेड है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी चेंज हो रही हो या फिर फेज डिफरेंस मेनली लैम्डा के वेरिएशन की वजह से ही चेंज हो रहा हो, उस केस में जो भी फ्रिंजेस हमें दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, FECO मींस फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरह की फ्रिंजेस ही हमें ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, तो जो जो चेंजेस हो सकते हैं उन चेंजेस के ऊपर ही हमने इन फ्रिंजेस को डिफाइन किया है। ये जो भी हमने 3-4 टॉपिक्स किए आपके, ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं,